नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना का अध्ययन करने जा रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना है जिसको चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना अथवा चैम्बरलिन माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसका अध्ययन हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमने पहले ही परिकल्पनाओं के दो वर्ग देख लिए थे। आज की हमारी जो परिकल्पना है चैम्बरलिन की परिकल्पना, वह द्वैतारक संकल्पना या द्वैतारक परिकल्पना वाले ग्रुप में शामिल की जाती है। अर्थात चैम्बरलिन ये बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से हुई है। दो तारों का योगदान पृथ्वी की उत्पत्ति में रहा है। इसी वजह से चैम्बरलिन की जो परिकल्पना है वह द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। इसका अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हमने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना द्वारा इन्होंने न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में हमें जानकारी प्रदान की, अपितु पृथ्वी की बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति तथा महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना के विषय में भी इन्होंने पर्याप्त जानकारी इस परिकल्पना के माध्यम से हमें प्रदान की। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल एक निहारिका से नहीं हुई है जिसका कि अवशेष भाग सूर्य बना था, अपितु इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। इन्होंने इस परिकल्पना में जो बातें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बताई उन्हें हम यहाँ पे पॉइंट वाइज एक एक करके देखने जा रहे हैं। सबसे पहले चैम्बरलिन ने बताया कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। एक सूर्य था तथा दूसरा उसका साथी विशाल तारा था। ग्रह निर्माण से पहले सूर्य तप्त यानी गर्म और गैसीय अवस्था में नहीं था, गैस पूर्ण नहीं था वह, अपितु ग्रह निर्माण से पूर्व सूर्य ठोस कणों से निर्मित चक्राकार और शीतल यानी ठंडा था। ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास में आगे चल कर के एक दूसरा विशालकाय तारा पहुंच गया। इस प्रकार पास आते हुए इस बड़े तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकलने लगे। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण जो थे वो धूली कण के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को चैम्बरलिन ने ग्रहाणु अथवा प्लानेटिसिमल नाम दिया। प्लानेटिसिमल अंग्रेजी में इसको कहेंगे, हिंदी में इनको ग्रहाणु के नाम से जाना जाता है। तो इन धूली कणों को ग्रहाणु कहा जाता है। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले भी थे। यही जो कुछ बड़े आकार वाले ग्रहाणु थे ये आगे चल कर के भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग या उनके लिए नाभिक बन गए। इस प्रकार बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ के छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर बृहद रूप धारण यानी बड़ा रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने मिलकर के बृहद आकार में परिवर्तित होकर के ग्रहों का रूप धारण कर लिया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आते हुए विशाल तारे की ज्वारीय शक्ति को ही बताया जाता है। यह सोचना आवश्यक नहीं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से कभी भी तरल अवस्था में रही होगी। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती चली गई। तो इन ग्रहाणुओं का सबसे पहले निर्माण हुआ और उन ग्रहाणुओं के ऊपर अन्य कणों के चिपकते जाने से धीरे धीरे करके उनके आकार में वृद्धि हुई और वर्तमान ग्रहों का निर्माण धीरे धीरे क्रमिक अवस्था को पार करते हुए हो गया। प्रारंभ में ये जो निर्माण केंद्र या नाभिक थे वो अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था तथा यह ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूहन से बना था। जो जो अन्य ग्रहाणु इनसे आकर के जुड़ते गए
पृथ्वी का आकार प्रारंभ में तीव्र गति से तथा बाद में धीमी गति से बढ़ता गया तथा एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का जो अवशिष्ट भाग था वह वर्तमान सूर्य बन गया। अब यहाँ पर चैम्बरलिन महोदय ने वायुमंडल का निर्माण किस तरह से हुआ इस बात पे भी प्रकाश डाला है, इसे भी हम देख लेते हैं। प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था, पर ज्यों ज्यों पृथ्वी का आकार बढ़ता गया इसने वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। दो प्रमुख सोर्स थे जिनसे मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ है, ऐसा चैम्बरलिन महोदय ने बताया है। पहला सोर्स क्या है देखिए इनका। चैम्बरलिन के अनुसार वायुमंडल के निर्माण में जो पहला सोर्स था जहाँ से वायुमंडलीय पदार्थ प्राप्त हुए वायुमंडल को, वह था बाह्य उद्गम स्थान। जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात करना प्रारंभ कर लिया। वायुमंडलीय कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक तथा बाद में कम हो गई, क्योंकि अंत में आत्मसात करने के लिए कण ही बहुत कम मात्रा में बच गए थे। दूसरा उन्होंने सोर्स बताया आंतरिक उद्गम स्थान। आंतरिक उद्गम स्थान से वायुमंडल को जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन जैसी गैसें प्राप्त हुई तथा बाह्य जो उद्गम स्थान है यहाँ से लगभग बाकी सभी जो वायुमंडलीय तत्व थे अन्य वो प्राप्त हुए थे। ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो इस वायुमंडल में ज्वालामुखी उद्गार से हुई, ऐसा चैम्बरलिन महोदय ने अपनी परिकल्पना में बताया है। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही उसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण भी धीरे धीरे संभव हो सका। अब पृथ्वी पर ऊष्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बारे में चैम्बरलिन महोदय ने बताया है कि पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमशः वृद्धि के साथ साथ ही हुई है। पृथ्वी की ऊष्मा शक्ति कई साधनों द्वारा संभव हो सकी है। पहला जो पृथ्वी पर ऊष्मा उत्पन्न करने वाला कारक इन्होंने बताया वह है कि जब ग्रहाणुओं का समूहन हो रहा था उस समय ग्रहाणुओं के आपसी टकराव के फलस्वरूप पृथ्वी पर ऊष्मा की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा कारण उन्होंने ऊष्मा से संबंधित बताया कि ज्यों ज्यों ग्रहाणुओं का समूहन बढ़ता गया ग्रहाणुओं के केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया और इस बढ़ते हुए दबाव के कारण ही इन ग्रहाणुओं में तापक्रम में वृद्धि होने लगी, उनका तापमान बढ़ता गया। और तीसरा ऊष्मा से संबंधित इन्होंने कारण बताया कि क्यों ऊष्मा की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। तीसरा कारण बताते हुए इन्होंने लिखा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण अणुओं का पुनर्संगठन हुआ, जिससे अणु और अधिक घनत्व वाले हो गए तथा तापमान बढ़ता चला गया। उपर्युक्त कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त ऊष्मा की उत्पत्ति हो गई, जिससे आगे चलकर ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव हुआ और ज्वालामुखी क्रिया से गैसें बाहर आई और इन गैसों ने वायुमंडल के निर्माण में सहायता की। महासागरों की उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने प्रकाश डाला है। महासागरों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने बताया है कि जब वायुमंडल में स्थित जल वाष्प संतृप्ता अवस्था में पहुंच गई तो जल वृष्टि हुई, यानी वर्षा हुई और इस वृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इनका मानना है कि संभवतः सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ था तथा धीरे धीरे ये तब तक बढ़ते चले गए जब तक कि पृथ्वी की ऊपरी सतह तक ये नहीं पहुंच गए। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गड्ढों में जल प्रारंभ में सबसे पहले एकत्रित होने लग गया। इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभिक काल में ये जो सागर थे वे अनेक झीलों के रूप में थे तथा बाद में विस्तृत होकर के ये एक दूसरे से मिल गए और इन्होंने महासागरों का रूप धारण कर लिया। महासागरों तथा महाद्वीपों के विस्तार का मुख्य कारण इन्होंने अपक्षय क्रिया को बताया है। अपक्षय की क्रिया के अंतर्गत उल्का जल के साथ स्थल का क्षारीय पदार्थ घोल के रूप में सम्मिलित हो गया। इस घोल का कुछ हिस्सा जब जलमंडल परिधि के अंदर ही स्थल भाग के नीचे पुनः जमा हो गया
तथा कुछ भाग सागर में या तो घोल के रूप में बना रहा या उसकी तली में बैठ गया। इस क्रिया के फलस्वरूप स्थल भाग पर अम्लीय पदार्थों की वृद्धि होने लगी, क्योंकि प्रारंभ में बेसिक पदार्थ घोल के रूप में स्थल भाग से अलग हो गए थे। स्थल भाग में एसिड की वृद्धि के कारण स्थलीय पदार्थों का जो आपेक्षिक गुरुत्व कम हो गया, दूसरे शब्दों में कहे तो स्थलीय पदार्थों का भार कम हो गया। इस कारण जलमंडल का जो तल था वह ऊपर उठने लगा तथा स्थल भाग का निम्न भाग इससे जलमग्न हो गया। जब स्थल भाग का जल भाग की अपेक्षा विस्तार कम होने लगा, साथ ही साथ अत्यधिक जल के भार के कारण जलमंडल की तली नीचे की ओर खिसकती गई। उपयुक्त कारणों से जलमंडल का निरंतर विस्तार होता गया। जब तक ग्रहाणुओं के संग्रह से पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, तब तक महासागरों में विस्तार तथा उनकी गहराई में वृद्धि होती गई। चैम्बरलिन महोदय के अनुसार महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान वितरण किसी निश्चित नियम के अनुसार संभव नहीं हुआ है। पृथ्वी के संपूर्ण निर्माण काल तथा विकास की अवधि के समय पृथ्वी के अंतःकरण में दबाव बढ़ता गया, जिससे निरंतर ताप में वृद्धि होती गई, जिसने आगे चलकर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म दिया और इन्हीं ज्वालामुखी क्रिया की वजह से आग्नेय शैलों का निर्माण इस पृथ्वी पे हुआ था। इस प्रकार चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी के विकास की 3 मुख्य दशाएं पाई जाती है। पहली दशा इन्होंने बताई ग्रहाणुओं के संग्रह का समय, दूसरी अवस्था या दशा को इन्होंने ज्वालामुखी उद्गार का समय बताया और तीसरी अवस्था को इन्होंने वास्तविक भूगर्भिक काल का नाम दिया। तो इस प्रकार इन्होंने 2 तारों के सहयोग से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति को बड़े ही विस्तार से समझाया और साथ साथ में वायुमंडल, पृथ्वी पर ऊष्मा और महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति और उनके वितरण के ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास अपनी परिकल्पना में किया था। अब इनका मूल्यांकन करते हैं परिकल्पना का कि क्या गुण दोष इस परिकल्पना में विद्वानों ने पाए हैं। चैम्बरलिन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयास किया है। कुछ हद तक इस परिकल्पना से पृथ्वी के स्वभाव का आभास भी मिलता है, परंतु कुल मिलाकर यह विचारधारा किसी भी समस्या को पूर्ण रूप से हल करने में असमर्थ है। इनकी परिकल्पना में दोष बताते हुए विद्वानों ने इनकी आलोचना की है। एक एक करके इनकी आलोचनाएं हम देख लेते हैं। पहली आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि एक छोटी सी जो निहारिका थी, उससे संपूर्ण सौर मंडल की रचना केवल कल्पना मात्र ही जान पड़ती है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी आलोचना देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप से हुआ है। अगर अलग अलग स्वतंत्र रूप से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है तो इन ग्रहों को एक ही नियम के अनुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत आज के जो सभी ग्रह हैं वो एक निश्चित नियम के तहत एक निश्चित दिशा में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस बात को लेकर के आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना है कि ग्रहाणुओं के संवर्धन एवं समूहन की क्रिया पूर्ण रूप से वर्णित नहीं की गई है इस परिकल्पना के अंदर। समूहन द्वारा क्यों 9 ही ग्रह बने, 9 से कम या अधिक ग्रह क्यों नहीं बने, इस बात का वर्णन भी इस परिकल्पना में नहीं दिया गया है। चौथी जो आलोचना इनकी की जाती है वह यह है कि यदि ग्रहों की रचना ग्रहाणुओं के एक दूसरे से जुड़ने और उनके संवर्धन से हुई है और ये मान भी लिया जाए तो भी ग्रहों में उतना ही कोणीय आवेग नहीं हो सकता जितना कि इस समय उनमें है। पांचवी आलोचना देखिए, इस विचारधारा के अनुसार ग्रह सदैव ठोस थे, परंतु आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में तरल अवस्था में थी। और छठी आलोचना जेफ्रीज महोदय ने दी है। क्या है छठी आलोचना देखिए, वायुमंडल की रचना के विषय में ये परिकल्पना गलत धारणा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जेफ्रीज महोदय के अनुसार मौलिक ग्रह नाभिक जो थे या जिनको ग्रहाणु कहते हैं, ये वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करने में असमर्थ था। यदि इस नाभिक के साथ कुछ गैस तथा जल था भी तो वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता,
क्योंकि नाभिक ग्रहाणुओं के हजारों किलोमीटर नीचे दब गया था। अतः वायुमंडल ग्रहाणुओं द्वारा बना होना चाहिए, परंतु यह भी संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि ग्रहाणु संभवतः शुष्क तथा वायुमंडल विहीन रहे होंगे। इस प्रकार जेफरीज के अनुसार यह परिकल्पना पृथ्वी की समस्याओं को सुलझाने में अपूर्ण और असमर्थ है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने आलोचना करते हुए इस परिकल्पना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन फिर भी इसका महत्व हम ये कह कर के बता सकते हैं कि इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति अपितु वायुमंडल, महासागरों और महाद्वीपों के उत्पत्ति और उनके वितरण तथा पृथ्वी पर ऊष्मा कैसे उत्पन्न हुई, इस बात को समझाने का इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से प्रयास किया था। तो ये जो परिकल्पना थी वह एक तो काफ़ी विस्तार से इन बातों को समझा रही थी, और दूसरा इस परिकल्पना ने आगे आने वाले जो नई पीढ़ी के विद्वान थे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाई उन विद्वानों को, ताकि वो इस जानकारी का उपयोग करते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति को और अच्छे से समझाने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार से ये थी चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। आगे हम अगले वीडियो में भौतिक भूगोल के ही किसी नए टॉपिक को लेकर के फिर आपसे मिलेंगे।